अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हद से गुजर जाने पर आमादा नजर आ रहे हैं। भारत के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो के सुर थोड़े नरम जरूर पड़े हैं, लेकिन आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर उन्होंने एक बार फिर वही पुराना राग अलापा। बिना सबूत पेश किए ट्रूडो अपने पुराने दावों पर कायम नजर आए। उन्होंने अपने आरोपों को गंभीर और विश्वसनीय बताया। I'm repeating what I said on Monday afternoon, that there are credible allegations that we need to take extremely seriously as Canadians and indeed as a world. जस्टिन ट्रूडो ने भारत से आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले को लेकर चल रही जांच में सहयोग की मांग भी दोहराई। We call upon the government of India to work with us, to take seriously these allegations and to allow justice to follow its course. हालांकि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने यह भी माना है कि मौजूदा हालात में वो भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। उन्होंने माना कि पूरी दुनिया में भारत का दबदबा है। There is no question that India is a country of growing importance and a country that we need to continue to work with, not just in the region but around the world. And we're not looking to provoke or cause problems. लेकिन इसके बावजूद अपनी राजनीतिक मजबूरी और G20 समिट के दौरान हुई बेइज्जती से आहत जस्टिन ट्रूडो भारत से अपनी खुन्नस निकालते नजर आए। कहा जा रहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका पर भारत के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बनाया। उन्होंने फाइव आइज गठबंधन की दुहाई देकर अमेरिका से इस मामले में सख्त लहजा अपनाने की अपील की। लिहाजा अमेरिका ने भी अपने पड़ोसी की इज्जत रखते हुए बयान जारी किया। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन ने व्हाइट हाउस में मीडिया से कहा कि वो भारत के खिलाफ जांच में कनाडा के प्रयासों का समर्थन करते हैं। As soon as we heard from the Canadian Prime Minister publicly about the allegations, we went out publicly ourselves and expressed our deep concern about them, our support for a law enforcement process to get to the bottom of exactly what happened and to ensure that the perpetrators are held accountable. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि इस मुद्दे पर अमेरिका और कनाडा के बीच मतभेद चल रहा है, लेकिन सुलिवन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। That I have seen in the press some efforts to try to drive a wedge between the United States and Canada on this issue, and I firmly reject the idea that there is a wedge between the US and Canada. We have अलायंस है जिसमें इन दोनों देशों के अलावा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है। लिहाजा इस गठबंधन को देखते हुए अमेरिका की ओर से इस तरह का बयान आना स्वाभाविक है। हालांकि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भारत का नाम लेकर कोई भी बयान नहीं दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति और धारदार विदेश नीति के सामने जस्टिन ट्रूडो को भी हथियार डालने होंगे, क्योंकि मौजूदा वक्त में भारत की अहमियत बहुत ज्यादा है। भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि कनाडा 9वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत का बाजार कनाडा के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा है और चीन को काउंटर करने के लिए पश्चिमी देशों को भारत की जरूरत है। ऐसे में शायद ही कोई भी यूरोपीय देश इस मामले में कनाडा का खुलकर साथ दे। सबको मालूम है कि भारत से दुश्मनी भारी पड़ सकती है। चीन और रूस ने इस मामले को लेकर कनाडा को ही घेरा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत कनाडा का राजनयिक तनाव अमेरिकी मूल्यों पर आधारित गठबंधनों का पाखंड दिखलाता है। वहीं रूसी अखबारों में लिखा जा रहा है कि कनाडा को सोच समझकर बोलना चाहिए, वो भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। भले ही चीन और रूस का मीडिया ऐसी खबरें इसलिए प्रकाशित कर रहा है क्योंकि दोनों देशों की कनाडा से नहीं बनती, लेकिन ये भी सच है कि पश्चिमी देश एशिया में भारत जैसा सहयोगी खोने का रिस्क नहीं उठा सकते। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा है कि चीन की अति महत्वाकांक्षा और विस्तारवाद की नीति को देखते हुए भारत के साथ सहयोग करना उनके देश की जरूरत है। साथ ही उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि भारत न तो रूस है और न ही चीन। India is not Russia, and China has its own set of challenges that we deal with in its own context. So, of course, there's going to be differences in how we deal with countries one by one. But the idea, the North Star of this administration is, if you represent a threat to the American people's security, prosperity, or basic sense of fairness, we will take action to defend that. लेकिन ये नहीं लगता कि अमेरिका की ओर से आए इस बयान को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो समझ पाए। सूत्रों के मुताबिक कनाडा में 25 सितंबर को खालिस्तान समर्थकों की ओर से किए जाने वाले प्रदर्शनों को सफल बनाने के लिए ISI मदद कर रही है।
कनाडा में आईएसआई के एजेंट्स खालिस्तान समर्थकों की मदद के लिए भारत के खिलाफ भड़काऊ पोस्टर और बैनर तैयार करने में खालिस्तानियों की मदद कर रहे हैं। कनाडा के ओटावा समेत दूसरे शहरों में स्थित भारतीय कॉन्सुलेट्स के सामने खालिस्तानियों के प्रदर्शनों में आईएसआई ने कनाडा में रह रहे पाकिस्तानियों को शामिल होने के लिए कहा है। आईएसआई ने कहा कि खालिस्तान समर्थकों की मदद के लिए पाकिस्तानी अपनी पहचान छुपाकर प्रदर्शन में शामिल हों। यही नहीं, भारतीय हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स तक खालिस्तानियों को लाने और वापस भेजने के लिए बसों का इंतजाम भी आईएसआई ही कर रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कनाडा और भारत के खराब होते संबंधों का भरपूर फायदा उठाने की फिराक में है, जबकि ट्रूडो अपने ही देश को आतंक का अड्डा बनाने पर तुले हैं। एक तरफ कनाडा खालिस्तान समर्थक गुटों का पनाहगाह बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भारत सरकार के सख्त रुख के बाद खालिस्तानियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन में भारत विरोधी साजिश रचने वाले खालिस्तान समर्थकों को छिपने की जगह नहीं मिल रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने खालिस्तानी अलगाववादियों पर लगाम लगाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है, जो लंदन में दुबके बैठे खालिस्तानियों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रही है। एक जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन की टास्क फोर्स ने पिछले 2 महीने के भीतर 12 खालिस्तानियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए खालिस्तानी आतंकी ब्रिटेन में ड्रग्स स्मगलिंग करते थे और खालिस्तानी संगठनों के लिए फंड जुटाते थे। इस फंड का इस्तेमाल भारत विरोधी साजिश रचने और खालिस्तान आंदोलन को तेज करने में किया जाता था। Of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. ऋषि सुनक के सख्त एक्शन के बाद वहां बैठे खालिस्तान समर्थकों में हड़कंप मच गया। जो ब्रिटेन अभी तक खालिस्तानियों के लिए अच्छा खासा ठिकाना हुआ करता था, वही ब्रिटेन अब खालिस्तान समर्थकों के लिए कब्रगाह बनता नजर आ रहा है। और ऋषि सुनक के सख्त एक्शन के बाद न सिर्फ खालिस्तान समर्थकों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा जा रहा है, बल्कि ब्रिटेन की टास्क फोर्स भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ी हर एक जानकारी भी साझा कर रही है, ताकि खालिस्तानियों पर लगाम लगाई जा सके। ब्रिटेन में अभी तक का सबसे बड़ा प्रहार खालिस्तान लिबरेशन फोर्स यानी KLF के खिलाफ किया गया। ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार ने KLF गिरोह से जुड़े 40 लोगों को वीजा देने से इनकार कर दिया। इन लोगों ने भारत में धार्मिक अत्याचार का झूठा आरोप लगाकर ब्रिटेन में शरण मांगी थी, लेकिन अब वीजा के लिए अप्लाई करने वाले खालिस्तान समर्थकों की अर्जियों को ब्रिटेन ने वेरिफिकेशन के लिए भारत सरकार को भेजा तो उनका झूठ पकड़ा गया, जिसके बाद ब्रिटेन सरकार ने सभी के वीजा आवेदन रद्द कर दिए। ब्रिटेन में खालिस्तानियों की कमर को तोड़ने का काम ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी ने भी किया। खालिस्तान समर्थक प्रीत कौर गिल को लेबर पार्टी ने अपनी शैडो कैबिनेट से निकाल दिया। दरअसल प्रीत कौर का प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा के साथ संबंध सामने आया था, जिसके बाद खालिस्तान समर्थक प्रीत कौर के खिलाफ ये कार्रवाई हुई। ब्रिटेन में जारी एक्शन को सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। भारत और कनाडा के बीच बढ़े विवाद का असर अब कारोबार पर भी दिखने लगा है। दोनों देशों के बढ़ते तनाव के बीच भारतीय कारोबारी आनंद महिंद्रा ने कनाडा को एक बड़ा झटका दिया। आनंद महिंद्रा ने ट्रूडो को सबक सिखाते हुए कनाडा की कंपनी रेसन एरोस्पेस से अपने संबंध तोड़ लिए। आनंद महिंद्रा ने कनाडाई कंपनी रेसन एरोस्पेस से अपनी 11.18% की हिस्सेदारी खत्म कर दी है। रेसन से हिस्सेदारी खत्म करने के बाद महिंद्रा को 2.8 मिलियन कनाडाई डॉलर यानी करीब 28 करोड़ 70 लाख रुपए मिलेंगे। रेसन एरोस्पेस और महिंद्रा एंड महिंद्रा के बीच करार टूटने से महिंद्रा पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। महिंद्रा का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब कनाडा और भारत के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक लड़ाई जारी है। ऐसे में लोग महिंद्रा के फैसले को कनाडा पर की गई बिजनेस स्ट्राइक के रूप में देख रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते रिश्तों का असर व्यापार पर भी पड़ना तय है। अगर व्यापारिक रिश्ते बिगड़े तो ज्यादा नुकसान कनाडा को ही होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत अभी कनाडा का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष 2022-23 में $8,000 मिलियन से ज्यादा का व्यापार हुआ था। ऐसे में अगर भारत ने कनाडा को एक्सपोर्ट पर रोक लगाई तो वहां दवाएं, हीरे जवाहरात, कपड़े, ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे हो जाएंगे। रिश्ते बिगड़ने का असर कनाडा में नौकरी और धंधों पर भी पड़ेगा, क्योंकि वहां रोजमर्रा का कामकाज बड़ी तादाद में भारतीयों पर निर्भर है। दोनों देशों के बीच आई तल्खी का असर शिक्षा और टूरिज्म सेक्टर पर भी पड़ेगा। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 तक भारत के 13,24,000 से ज्यादा छात्र विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें से सिर्फ कनाडा में ही 1,83,000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। सरल शब्दों में अगर हम आपको समझाएं
तो भारत से विदेश जाने वाला हर 7वां छात्र या छात्रा कनाडा में पढ़ रहा है। दोनों देशों के रिश्ते खराब होने का असर सीपेक यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर भी पड़ा है। दोनों देशों के बीच ये समझौता फाइनल स्टेज पर था और इससे दोनों देशों के बीच कारोबार दुगना होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तान प्रेम की वजह से ये डील भी लटक गई। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस एनडीए में शामिल हो गई है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद जेपी नड्डा ने ट्वीट कर गठबंधन की जानकारी दी। गठबंधन का आधिकारिक ऐलान जल्द किया जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले गंगाजल की एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता कमलनाथ गारंटियों को लेकर घर घर पहुंचेंगे और 1 लाख घरों में गंगाजल बांटेंगे। महिला आरक्षण बिल पास होने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने आवास पर जश्न मनाया। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ गणपति की विशेष आरती की। इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को कल फिर से सक्रिय करने की कोशिश करेगा। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने ये जानकारी दी। पहले इन दोनों को आज सक्रिय करना था, फिलहाल लैंडर रोवर निष्क्रिय हैं। राजस्थान के कोटा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सनातन धर्म के अपमान के मुद्दे पर राजस्थान की गहलोत सरकार को घेरा। इसके लिए हेमंता ने उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या का जिक्र करते हुए दावा किया कि अगर ऐसा हत्याकांड असम में होता तो वो मिनटों में ही इंसाफ कर देते। एक हिंदू कन्हैया लाल को कोई जान ले सकता है, गहलोत जी है इसलिए। अगर असम में ये करता था ना, जम देवता भी उनको बसा नहीं सकता है, मैं उधर ही सब छुट्टी कर देता था। हेमंता ने दावा किया, हत्या के बाद आरोपियों पर हुई कार्रवाई की खबर भी टीवी पर तुरंत आती। उधर कन्हैया लाल कांड हुआ और 5 मिनट में दूसरा कांड का भी न्यूज टीवी में आना पड़ेगा। सनातन धर्म के अपमान के मुद्दे पर हेमंता ने राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी को घेर लिया। राहुल बाबा हिंदू सर्तन जुदा नहीं का करने नहीं जानते हैं, लेकिन ईवीएम मशीन में कांग्रेस को जरूर सर्तन जुदा कर देगा, ये समझ लेना। हेमंता ने दावा किया कि जो लोग सनातन का अपमान कर रहे हैं, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के 76 साल पूरे होने पर जम्मू वायुसेना स्टेशन की डायमंड जुबली के मौके पर पहली बार भारतीय वायुसेना ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में एयर शो का आयोजन किया, जिसे देखने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। इस एयर शो में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने हॉक MK-132 विमान से देश की ताकत दिखाई। जो सूर्य किरण की टीम है, एक सिमेट्री में, एक डिसिप्लिन में यहाँ पर चल रहे हैं और 9 ये जो MK-132 हॉक जो फाइटर प्लेन्स हैं वो यहाँ पर जो है वो अपनी प्रदर्शनियां दिखा रहे हैं। वहीं सूर्य किरण की टीम ने हॉक विमानों के साथ तेजस, वाई, मेजर, डायमंड फॉर्मेशन बनाए। इस दौरान तेज गड़गड़ाहट के साथ विमान आसमान में धुएं की लकीर बनाते निकल गए। वहीं आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम के डाइवर्स 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान से उतरे और फॉर्मेशन पैराशूट के जरिए तिरंगा बनाया। वहीं MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए गरुड़ कमांडो फील्ड ऑपरेशन को भी दिखाया गया। किस तरह से कॉम्बैट ऑपरेशन जो के दौरान किस तरह से जवान उतरते हैं, उसकी यहाँ पर प्रदर्शनी जो है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। टारगेट को तबाह करने के बाद गरुड़ कमांडो की हेलीकॉप्टर्स की लिफ्टिंग भी दिखाई गई। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के निर्माण और उसके उपयोग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम युक्त ग्रीन पटाखा बनाने को भी मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया। इससे पहले पटाखा बनाने वाली कंपनियों ने इन पटाखों को बनाने की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए इससे कम प्रदूषण होने का दावा किया था, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को नामंजूर करते हुए साफ कह दिया कि 2018 में लगाए गए प्रतिबंध पूरी तरह से लागू रहेंगे, जिसका मतलब ये कि दिल्ली समेत जिन राज्यों में पटाखों पर बैन लगा है उसमें कोर्ट की तरफ से कोई बदलाव नहीं होगा और दिल्ली में ग्रीन पटाखों समेत हर तरह के पटाखों पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन राज्यों में पटाखों पर पूरी तरह से बैन नहीं है वहां ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ खास कैटेगरी के ग्रीन पटाखे होंगे जिसमें बेरियम रसायन का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा पटाखों की लड़ियों और रॉकेट पर भी बैन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को मध्य प्रदेश और राजस्थान का दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में सुबह 11 बजे पीएम मोदी की रैली होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री राजस्थान के लिए रवाना होंगे और जयपुर में शाम 4 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म पर दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर उदयनिधि स्टालिन और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस मामले की हेट स्पीच के लंबित मामलों के साथ सुनवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को जयपुर से उदयपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो हफ्ते में 6 दिन चलेगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी समेत 17 आरोपियों को समन जारी किया है। सीबीआई की दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को 4 अक्टूबर को पेश होने को कहा है। नए संसद भवन के बाद अब उत्तर प्रदेश को नया विधानसभा भवन मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश में नए विधानसभा भवन के निर्माण की कवायद शुरू हो चुकी है। नया विधानसभा भवन लखनऊ में दारुशफा और आसपास के इलाकों को मिलाकर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर नए विधानसभा भवन का शिलान्यास कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि नए विधानसभा भवन के निर्माण पर 3000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दारुशफा में विधायकों के लिए फ्लैट बने हुए हैं, जिनको तोड़कर अब वहां नई इमारत खड़ी की जाएगी। मौजूदा विधानसभा 95 साल पुरानी है और इसे 1928 में बनाया गया था। माना जा रहा है कि परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में विधायकों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में उनके लिए बड़ी जगह की जरूरत होगी। नई इमारत में विधानसभा, विधान परिषद, लोक भवन और सभी राजनीतिक दलों के दफ्तर के लिए भी जगह होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि नई इमारत 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बनकर तैयार हो जाएगी। महिला आरक्षण विधेयक के संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद बीजेपी इसका जश्न मना रही है। इसी के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी मुख्यालय में अभिनंदन किया गया। इसके लिए दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में बड़ी संख्या में पार्टी की महिला कार्यकर्ता पहुंची और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संसद से पारित होने का जश्न मनाया। इस दौरान जैसे ही पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, महिला कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए उन पर फूल बरसाए गए। पीएम मोदी ने भी हाथ जोड़ महिला कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। इसके बाद पीएम मोदी मंच पर पहुंचे, जहां मौजूद बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों की माला पहनाई। इस दौरान पीएम मोदी ने झुककर महिलाओं को प्रणाम भी किया। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची महिला नेताओं में पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने की होड़ देखी गई। बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। इस दौरान महिला आरक्षण बिल की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमने एक नया इतिहास बनते देखा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल संसद से पास होने पर देश की महिलाओं और बेटियों को बधाई दी। 20 और 21 सितंबर को एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस फैसले और इस दिन की चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार की वजह से ही इतना बड़ा काम हो पाया। आपने जो सरकार को बहुमत दिया, उसी की ताकत है कि आज ये सरकार फैसले भी ले पा रही है और संसद में जाकर के 30 साल से लटके हुए काम को भी पूरा कर पा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने की राह में तरह तरह की बाधाएं थी। कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। पीएम मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। महिला आरक्षण बिल के संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर भी खूब तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो बिल फाड़ा करते थे, उन्होंने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया, क्योंकि पीएम मोदी के मुताबिक देश में पिछले 10 साल में महिलाएं शक्ति बनकर उभरी हैं। यही लोग हैं जो पहले बिल फाड़ा करते थे, आज उनको बिल को समर्थन करना क्यों पड़ा? क्योंकि देश भर में पिछले 10 साल में महिला एक शक्ति बनकर के उभरी है।
पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए विपक्ष का भी धन्यवाद किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इससे पहले जब भी महिला आरक्षण बिल संसद में आया तो सिर्फ लीपापोती हुई। इससे पहले जब भी ये बिल संसद में आए, लीपापोती हुई, सिर्फ नाम दर्ज कराएगी, निष्ठापूर्वक कभी प्रयास नहीं हुआ। विपक्ष पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिल का नाम नारी शक्ति वंदन रखने पर भी उनको तकलीफ थी। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन के इस्तेमाल से कुछ लोगों के पेट में चूहे दौड़ने लग गए हैं। इससे पहले कल जब राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, तब बीजेपी की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया था। और राज्यसभा के बाहर बीजेपी की महिला सांसदों ने महिला आरक्षण बिल पास होने का जश्न भी मनाया था। जैसे ही पीएम मोदी सदन से बाहर निकले तो महिला सांसदों ने पहले उन्हें बुके दिए और फिर स्टॉल पहनाकर स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी झुककर सभी महिला सांसदों का अभिनंदन किया और उनके साथ विक्ट्री साइन दिखाया। पीएम मोदी ने कहा है, महिला आरक्षण बिल का संसद से पास होना मोदी की गारंटी का सबूत है। ये हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी महिला आरक्षण बिल के पास होने को ऐतिहासिक बताया है। अटूट निश्चय और पक्के इरादे के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये नारी शक्ति वंदन विधेयक को समय पर ला करके जो पारित कराया है, इसके लिए भी हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 2026 के बाद जनगणना और परिसीमन शुरू होगा और इसके बाद महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक की कमियां गिनाई हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जातीय जनगणना से ध्यान हटाना चाहती है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण को आज ही लागू किया जा सकता है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती। सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती है। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि बिल को लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन की जरूरत नहीं है। उन्होंने विधेयक को अधूरा बताते हुए इसमें ओबीसी आरक्षण को शामिल करने की मांग की। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है? डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर सवाल किया कि सरकार को चलाने वाले 90 सचिवों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समुदाय से क्यों हैं? अरे भैया स्टैंड। अयोध्या से रामेश्वरम तक जहां जहां भगवान राम के कदम पड़े थे, वहां वहां राम स्तंभ लगाए जाएंगे। अशोक सिंघल फाउंडेशन अयोध्या से रामेश्वरम तक के राम वन गमन मार्ग पर 290 राम स्तंभ लगाएगी। 30 सितंबर को अयोध्या के मणिपर्वत में पहला राम स्तंभ लगेगा। गुलाबी बलुआ पत्थर से बनने वाले इन राम स्तंभ को राजस्थान में तैयार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अर्जी में ज्ञानवापी की तर्ज पर शाही ईदगाह मस्जिद का साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग की गई थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज सुबह लखनऊ पहुंचे और संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कामकाज की समीक्षा की। 3 दिन के लखनऊ दौरे पर भागवत यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कंपनियों की पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल की याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली में सभी तरह के पटाखों पर लगाया गया सरकार का फैसला भी जारी रहेगा। पिछले महीने अयोध्या के पास सरयू एक्सप्रेस में एक महिला कांस्टेबल सिपाही पर जानलेवा हमला करने वाला मुख्य आरोपी एनकाउंटर में मारा गया। बताया जा रहा है कि यूपी एसटीएफ और अयोध्या पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां पर ये एनकाउंटर हुआ।
लेकिन पुलिस को देखते ही आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में एसटीएफ और पुलिस ने भी फायरिंग की। बताया गया कि ये वही बदमाश थे जिन्होंने बीते महीने सरयू एक्सप्रेस में एक महिला कांस्टेबल पर जानलेवा हमला किया था। तभी से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। यूपी एसटीएफ ने सबूत जुटाने के बाद महिला कांस्टेबल को एक संदिग्ध का फोटो दिखाया, जिसकी पहचान आरोपी अनीस खान के तौर पर हुई। जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने पहुंची तो अनीस और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। क्रॉस फायरिंग में 2 आरोपी घायल हो गए, जबकि अनीस वहां से भाग निकला। इसके बाद पुलिस ने फिर उसकी तलाश में पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और पूरा कलंदर इलाके में उसे घेर लिया। इसी क्रम में उसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसके उसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग में उक्त अभियुक्त को गोली लगी थी। पुलिस की फायरिंग में आरोपी अनीस को गोली लगी और वो घायल हो गया, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यूपी एसटीएफ ने बदमाशों पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। अयोध्या में जिन इनामी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, उन पर महिला कांस्टेबल पर जानलेवा हमला करने का आरोप था। बीते महीने 30 अगस्त को सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल खून से लथपथ मिली थी। जांच में पता चला कि अनीस और उसके साथी ट्रेन में महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे थे। जब महिला कांस्टेबल ने अनीस और उसके साथियों को ऐसा करने से रोका तो उन्होंने उस पर जानलेवा हमला बोल दिया। बुरी तरह जख्मी महिला कांस्टेबल को छोड़कर अनीस और उसके साथी वहां से फरार हो गए। कई घंटे बाद कुछ लोगों ने महिला को घायल हालत में ट्रेन में देखा तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस वारदात की जानकारी मिलते ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने रविवार रात 3 सितंबर को अपने आवास पर ही अदालत लगाई थी। इसके बाद सीसीटीवी, मोबाइल सर्विलेंस और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। आज दुनिया के मोस्ट अवेटेड फोन का इंतजार खत्म हुआ। एप्पल स्टोर्स के बाहर आईफोन के चाहने वालों की लंबी कतारें देखने को मिली, जो लंबे वक्त से 22 सितंबर का इंतजार कर रहे थे नए आईफोन 15 के लिए। क्योंकि आज से आईफोन 15 सीरीज के मोबाइल्स की बिक्री शुरू हो गई, जिसके लिए एप्पल स्टोर्स के बाहर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। दिल्ली के साकेत में एप्पल स्टोर के बाहर कोई 11 घंटे से लाइन में लगा था तो कोई रात 12 बजे ही यहाँ पहुँच गया था। कब से आए हो? कितने बजे से? 1 बजे से। कहाँ के रहने वाले हो? रोहतक के रहने वाले हो आप? दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी एप्पल के टॉप ऑफ द लाइन मॉडल के लिए लोगों में होड़ दिखाई दी। देश में पहले एप्पल स्टोर एप्पल बीकेसी यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बाहर भी लोगों की जबरदस्त भीड़ नजर आई। यहाँ एक ही परिवार के 8 लोगों ने एक साथ आईफोन खरीदा। अच्छा, कितने मोबाइल हैं? 2 तुम्हारे हाथ में हैं? यस। अच्छा, कौन से लिए ये दोनों? कौन से? 15 प्रो मैक्स। 15 प्रो मैक्स है और ये 15 प्रो मैक्स। खास बात ये भी है कि इस बार ग्लोबल लॉन्च के दिन से ही असेंबल्ड इन इंडिया आईफोन लोगों के हाथ में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ये दावा करते हैं कि अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर ने भी कहा है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल डिपात्रा का दावा है कि 2027 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। पात्रा के मुताबिक दुनिया के फाइनेंस सेक्टर में हो रहे विकास का फायदा भारत को मिलेगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का कहना है कि भारत अगले 2 दशकों तक ग्लोबल इकोनॉमी का केंद्र बना रहेगा। अभी अर्थव्यवस्था के लिहाज से पहले नंबर पर अमेरिका है, जिसकी इकोनॉमी $27 ट्रिलियन की है। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसकी अर्थव्यवस्था $19 ट्रिलियन की है। जापान तीसरे नंबर पर है, जिसकी अर्थव्यवस्था $4.4 ट्रिलियन की है और चौथे नंबर पर जर्मनी है, जिसकी इकोनॉमी $4.3 ट्रिलियन की है। 5वें नंबर पर भारत है, जिसकी इकोनॉमी आज की तारीख में करीब $3.7 ट्रिलियन की है। राजस्थान के जयपुर में एक इलेक्ट्रिक बस चलते चलते आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि पहले बस के पिछले हिस्से में रखी बैटरी में आग लगी और फिर आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरी बस धुआं कर जलने लगी, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चीन ने एशियन गेम्स में शामिल होने वाले 3 भारतीय खिलाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी। चीन ने वैध दस्तावेज न होने का हवाला देते हुए एशियन गेम्स के लिए भारत के 3 खिलाड़ियों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के इन 3 खिलाड़ियों को वुशु खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करना था। भारत ने एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों की एंट्री रोकने के चीन के फैसले पर आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर चीन के भेदभाव वाले रवैये पर विरोध जताया। चीन के इस रवैये के विरोध में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना चीन का प्रस्तावित दौरा रद्द किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई, जिसमें 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव के नतीजे कल दोपहर 12 बजे तक आएंगे। DU/SU चुनाव में 4 पद के लिए 24 उम्मीदवार मैदान में हैं।
आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा 24 सितंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। शादी के लिए राघव और परिणीति अपने अपने परिवार के साथ राजस्थान पहुंचे। उदयपुर के लीला पैलेस में होने वाली इस शादी में राजनीति, उद्योग और फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। मणिपुर के इम्फाल में गुरुवार को भड़की हिंसा के बाद कर्फ्यू एक बार फिर बढ़ा दिया गया। गुरुवार को पुलिस थाने में बंद 5 लोगों को छुड़ाने के लिए भीड़ ने पुलिस चौकियों और अदालतों पर हमला बोल दिया था। और प्रदर्शनकारियों ने राजधानी इम्फाल के पुलिस स्टेशनों और अदालतों पर हमले की कोशिश की, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों के जवानों ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े और स्टंट बम का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दरअसल प्रदर्शनकारी 5 युवकों की बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहे थे। इन लोगों को 16 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। पकड़े गए 5 लोगों पर हथियार रखने और पुलिस की वर्दी पहनकर मणिपुर में हिंसा फैलाने का आरोप लगा था।